कल तो मेरी तुमसे बात हुई है? अलमीर ने यारम से सवाल किया तो जावियार ने पलट कर उसे देखा। क्या एक वही था जिसे कुछ पता नहीं था? वो जबड़े भींचे हुए बैठा था और यारम को देखा। ये कब से है तुम्हारे साथ? अब की बार सवाल जावियार की तरफ से आया। यारम ने उन दोनों को देखा और फिर सामने बैठी रोहा को, जो अब नज़रें झुकाए किसी मुजरिम की तरह आंसू बहा रही थी। जिस्म भी उसका कांप रहा था। यारम ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। कल रात से, यारम ने मुख्तसर जवाब दिया तो अलमीर के माथे पर बल पड़े। पूरी बात बताओ मुझे। अलमीर ने झुंझलाते लहजे में पूछा तो सयाम की आवाज़ पर सब पलटे। मैं बताता हूँ। अलमीर ने नासमझी से सयाम को देखा। अब वो मामलों को कुछ हद तक आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा था। इसका मतलब सयाम ने जिस लड़की का जिक्र किया था वो रोहा थी। सयाम पूरी बात बताता गया और अब सब हैरत से उसकी बात सुन रहे थे, जबकि अब रोहा भी आंखों में आंसू लिए सयाम को देख रही थी। वो यहीं था। एक अजीब सा सुकून दिल को पहुंचा था उसके। इसका मतलब रोहा उसके पास से भाग कर आई है। अलमीर ने चेहरा मोड़ते रोहा को देखा, जो नज़रें झुकाए बैठी थी। अगर तुम अभी वहाँ से भाग कर आई हो तो पहले ये कोशिश क्यों नहीं की? अलमीर के अंदर की इन्वेस्टिगेशन वाली रूह फड़फड़ाई थी। उसने अब की बार डायरेक्ट रोहा से सवाल किया, जिस पर वो हड़बड़ाई। अलमीर यारम की तरफ मुड़ा। मुझे इससे कुछ सवालात करने होंगे, अलमीर ने यारम से कहा तो वो एक नज़र रोहा को देखते सरस बात में हिला गया। नहीं, तुम इनसे फ़िलहाल कोई सवाल नहीं कर सकते। सयाम की आवाज़ पीछे से उठी तो यारम के माथे पर खुद ब खुद बल पड़े। लेकिन क्यों? अलमीर ने सयाम को देखते हुए सवाल किया। इनकी तबीयत ठीक नहीं मीर, तुम फ़िलहाल कोई बात ना करो तो यही बेहतर है, सयाम ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा तो यारम ने रोहा को देखा, जो नज़रें झुकाए आंसू बहा रही थी, जबकि हानम तो बस खामोशी से उसे देख रही थी। उसकी हालत देख हानम सदमे में थी उस वक्त। क्या तुम बाकी लड़कियों की मदद करना चाहती हो रोहा? यारम डायरेक्ट रोहा से मुखातिब हुआ तो उसने आंसुओं भरी आंखें उठाकर यारम को देखते गहरी सोच में डूबा। यारम डायरेक्ट रोहा से मुखातिब हुआ था तो वो आंसुओं से भरी आंखें उठाते यारम को देखती गहरी सोच में डूबी। फिर इस बात में सर हिलाया तो यारम ने पलटकर सयाम को घूरा और रोहा को खामोशी से जो देख रहा था। क्या तुम बता सकती हो उस रात जब वो तुम्हें यहाँ से लेकर गया तो क्या हुआ था? अलमीर ने रोहा की तरफ मुड़ते सवाल किया तो वो रात याद आते रोहा के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुलती चली गईं और सांस अटकने लगा। वो तुम्हें कहाँ लेकर गया था? अलमीर ने दूसरा सवाल किया तो रोहा को वो खौफनाक स्याह हवेली याद आई, जहाँ वो उसे घसीटता हुआ लेकर गया। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात छाने लगे। रोहा का सांस बंद होने लगा। दिमाग वापस 5 साल पीछे उस रात में अटका तो वो गहरी सांस भरने लगी। अलमीर उसकी हालत देख खामोश हुआ और सयाम की तरफ पलटा, जो रोहा को ही देख रहा था। उसकी हालत देख फ़ौरन अपनी जगह से उठता सयाम रोहा के करीब गया। रोहा रोहा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सांस ले। सयाम उसको देखते उसके करीब बैठकर बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और अपना सीना मसलने लगी। सांस नहीं आ रहा। वो गहरी गहरी सांस भरते बोली तो हानम और सना बेगम अपनी जगह से खड़ी होती उसके करीब आए। रोहा बेटा क्या हुआ? सब ठीक है? सना बेगम उसके करीब आते बोली तो रोहा को शदीद पैनिक अटैक हुआ था शायद, जिसके बाई सब उसे बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। यारम परेशानी से अपनी जगह से खड़ा होता उसके करीब हुआ, जिसके गिर्द पहले ही बाकी लोग खड़े थे। अकरम अकरम, उसने तेज़ आवाज़ में अपने मुलाजिम को बुलाया, जो 2 सेकंड में हाजिर हो। एम्बुलेंस को कॉल करो, हरी आप। वो बुरी तरह से सीने को मसलती तड़प रही थी। उसके सबसे करीब उस वक्त सयाम बैठा था, जो उसकी पीठ को मसलने लगा और उसे रिलैक्स करने लगा, लेकिन वो नहीं हुई। अलमीर को शदीद शर्मिंदगी हुई थी उस वक्त, जब अरीशा भी परेशानी से सबके पीछे खड़ी सबको और उसे देख रही थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई तो सयाम और यारम उसे वहाँ से लेते रवाना हुए, जबकि सना बेगम ने अब रो रो कर सर हाथों में गिराया तो हानम ने आगे बढ़ते उन्हें सीने से लगाया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतने सारे सवालात एक साथ करने की? हालत देखी है इसकी। जावियार गुस्से से अलमीर को देखते बोला, जो खुद परेशानी से बैठा उसकी बात सुनकर भड़का था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा? अलमीर ने जबड़े भींचे। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? उसे रात से ही पैनिक अटैक्स आ रहे थे। अरीशा उन दोनों को बहस करते देख बोली तो वो दोनों खामोश हुए। मैं चलता हूँ, ज़रूरी काम है, अलमीर कहता वहाँ से रवाना हो गया, जबकि जावियार को भी वहाँ से निकलना था। हानम को वहीं छोड़ते वो भी थोड़ी देर रुकता वहाँ से चला गया। सर ये लड़की, वो आदमी एक लड़की को झटपट आते वजूद को पकड़े शहद से बोला, जो सिगरेट सुलगाता विंडो में खड़ा पुरसोच नज़रों से बाहर के नज़ारों को देख रहा था। प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़। वो बुरी तरह रोते हुए खुद को छुड़वाने लगी तो सिगरेट का धुआं हवा में ज़ाइल करते वो पलटा और उस लड़की को देखा, जिसकी दमकती रंगत बड़ी आंखें थी, बाल झटपट आने की वजह से उलझे पसीने से भीगे थे, होंठ साइड से फटा हुआ था जहाँ से खून रिस रहा था
और हाथ पीछे की तरफ हुए रस्सी से बंधे थे। जिस्म पर एक रेड टी शर्ट थी और जीन्स जिससे वो लड़की काफ़ी फैशनेबल मालूम हो रही थी। शैज़ उसे देखते मुस्कुराया और उस आदमी को इशारा किया जिससे वो उस लड़की को घसीटता ऊपर कमरे में ले जाने लगा। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी, लेकिन वो उन चीखों से मसरूर सा होता सोफे पर जा बैठा जब एक आदमी उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसके सामने कुछ तस्वीरें रखी जिन पर क्रॉस के निशान थे। शैज़ ने उन तस्वीरों को उठाया तो उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हुईं। सर, हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन न जाने एक लड़का कहाँ से आया और इसे बचा कर ले गया। ये है इस लड़के की तस्वीर। वो आदमी शैज़ के सामने अलमीर सिकंदर की तस्वीर करते बोला तो शैज़ ने उसकी तस्वीर को उठाया। उसने बहुत गौर से उस तस्वीर को देखा, लेकिन कुछ बदलाव था उस तस्वीर में। ज़ावियार सिकंदर। वो ज़ावियार का नाम बुड़बुड़ाते जैसे खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें तो स्याह नहीं थी। लेकिन ये तो हूबहू वही था। शैज़ ने अपने आदमी को एक नज़र देखा। मुझे इस आदमी के 1 घंटे में तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना अगले घंटे में तुम्हारे सीने में सांसें नहीं रहेंगी। उसकी कहरबार आंखें देखकर उस आदमी के पसीने छूटे। वो तेज़ी से इस बात में सर हिलाता वहाँ से चला गया, जबकि शैज़ की नज़रें अब भी तस्वीर पर टिकी थीं। उसे कैसे पता चला कि वहाँ उसके आदमी किडनैपिंग करने आ रहे हैं? उसकी आंखों में उलझन वाज़ेह थी। यकीनन जो नज़र आ रहा था वैसा कुछ नहीं था। हर बार उसकी हार हो रही थी। यकीनन वो किसी की नज़रों में था। उसने वो तस्वीर टेबल पर फेंकते सामने पड़ा लैपटॉप उठाया जहाँ रोहा सयाम के साथ वाज़ेह नज़र आ रही थी। शैज़ ने अंगारा नज़रों से वो मंजर देखा जब सयाम और यारम उसे लिए हॉस्पिटल की तरफ बढ़े थे। इसका मतलब रोहा खावर यारम के हाथ लग ही गई। वो अचानक उठा और गुस्से से लैपटॉप उठाकर ज़मीन पर पटका। नहीं, वो कैसे उस लड़की को अपने घर में पनाह दे सकता है? और अरीशा बेबी, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया ये? तुम्हारी जुनूनियत कैसे आड़े नहीं आई? वो लैपटॉप को घूरता किसी पागल की तरह बोला, लेकिन देखते ही देखते अचानक उसके चेहरे पर हंसी आई और वो वहशतनाक हंसी पूरी हवेली में गूंजी थी। अरीशा बेबी, तुमने करना है अब जो भी करना है मेरी जान। अब तुम यारम सुल्तान को बर्बाद करके खुद मेरे पास आओगी। बहुत रह लिया तुम्हारे बगैर, अब तेरी बारी है यारम। तुझे ऐसी मात दूंगा कि तू जीते जी मरेगा। न तेरे हाथ में रूहा खावर रहेगी और ना अरीशा राना। वो खुद से खुद बुड़बुड़ाता गर्दन को दाएं बाएं चटकाता ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जहां उस लड़की की चीखों पुकार की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। वो मसरूर सा होता ऊपर की तरफ बढ़ा, कमरे का दरवाज़ा खुलता अंदर बढ़ा और मुस्कुराया। उस लड़की को देखकर जो ज़मीन पर बैठी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करते चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसे अचानक आते देख यकदम खामोश होती फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी, जो अब दरवाज़ा बंद कर चुका था। आज फिर वो एक फूल नोचकर अपनी मुट्ठी में लेते उसे उजाड़ गया था। क्या हुआ है माही, खाना तो खाएं। नूर परेशानी से बोली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। माही सोकर उठने के बाद से मजीद घबराई हुई थी। वो उस वक्त उसके सामने खाने की ट्रे लिए बैठी थी। आली को वो सुला चुकी थी। जरमान तो शायद घर ही नहीं आया था और माही कमरे से नहीं निकल रही थी। नहीं आपी, हमें भूख नहीं है, प्लीज़ आप ये ले जाए। वो आंखें बंद करते बोली। दिमाग में अलमीर की एक ही बात घूम रही थी कि तुम्हारी जान को खतरा है। अब वो इतनी खौफजदा हो गई थी, हलक से निवाला कैसे उतारती। आपने दोपहर में भी थोड़ा सा खाया था ना? छोटी बच्ची हैं क्या आप, जिन्हें खाना खिलाने के लिए हम इतने जतन कर रहे हैं? अब वो ज़रा गुस्से से बोली तो माही की आंखें भीगने लगीं, जिसे देख नूर नर्म पड़ी। क्या हुआ है जान, आप हमें बताएं तो। वो उसके बाल सहलाते हुए बोली तो वो उठकर उसके सीने से लगती फूट फूट कर रो दी। समझ ना आया कि क्या करे, नूर को बताए या नहीं। बस अम्मी अब्बू की याद आ रही थी हमें। वो अपने आंसू साफ करते दूर होते बोली तो नूर भी संजीदा हुई। दिल को अचानक तकलीफ सी हुई तो उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए और गाल को चूमा। हम हैं ना आपके पास, ऐसे मत रोएं, उन्हें भी तकलीफ होगी और हमें भी। वो उसे समझाते हुए बोली और सर हिलाते नूर के हाथ से खाना खाने लगी। चंद ही निवाले हलक से उतारे थे कि फिर बस कहती वापस लेट गए। इस बार नूर ने कुछ नहीं कहा। वो भी उसके आराम का सोचती वहाँ से खामोशी से बाहर आ गई। अभी वो दरवाज़ा बंद किए बाहर आई ही थी कि डोर बेल बजी। उसके परेशान चेहरे पर हल्की सी अनजान मुस्कुराहट आई। जाकर दरवाज़ा खोला तो जरमान अपनी वर्दी में सामने खड़ा था। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम थोड़ी देर बाहर वॉक पर चलें? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरमान खान ने संजीदगी से उसके सरापे से नज़रें चुराते कहा, जो उसे हर हाल में प्यारी लगती थी। नूर ने पीछे मुड़कर उन दोनों के कमरों को देखा जो अब सो चुके थे। फिर 2 लम्हे सोचते सर इस बात में हिलाया। हम आपके लिए खाना। अभी नूर बोल ही रही थी कि जरमान की आवाज़ फिर रुकी। खाना मैंने खा लिया था, तुम परेशान ना हो। चेंज करो, मैं चेंज करके आता हूँ। वो उसे मना करते बोला तो नूर का चेहरा बुझ सा गया।
वो इस बात में सर हिला गई तो जरमान भी अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो फ्रेश सा होता उसके लाउंज में आया, जहाँ नूर ब्लैक सादा शलवार कमीज में अपने लंबे बालों को जूड़े में तब्दील करती ब्राउन कलर की शॉल अपने गिर डाल गई थी। मौसम तब्दील हो रहा था, हवा में खुनकी बढ़ने लगी थी और आजकल चल भी ठंडी हवा रही थी। जरमान ने उसका एक नज़र में जायज़ा लिया और नज़रें मुश्किल से फेर गया। नूर पलटी तो सामने ही खड़ा था, ब्लैक कलर की स्वेटर शर्ट में और फिर ब्लैक ट्राउज़र में। वो फ्रेश सा हैंडसम लग रहा था। वो नज़रें झुका गई और उसके साथ चल दी। वो दोनों अपनी सोसाइटी के गार्डन में उस वक्त वॉक कर रहे थे। कई लम्हे खामोशी की नज़र हुए। नूर के दिल पे ये रात, ये ठंड उसके साथ इत्मीनान बख्श रही थी। वो चेहरा मोड़ते उसे देखने लगी जो अजीब कश्मकश में था। पुरसोच नज़रें ज़मीन पर गाड़े वो टहल रहा था। फिर करीब ही बेंच पर आई तो उसने नूर को बैठने को कहा। वो खामोशी से बैठ गई। उसे कुछ परेशान सा लगा था। वो सब ठीक है मान? अब उसे टेंशन हुई थी। वो उसे यूं ही यहाँ नहीं लेकर आया था, यकीनन कुछ ज़रूरी बात थी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जरमान ने कहा तो नूर उसके तासुरात बगौर देखने लगी लेकिन कुछ नहीं बोली। माही पर आज दूसरा अटैक हुआ। वो बात की शुरुआत करते बोला तो नूर का दिल हलक में आया। जी हम जानते हैं, उन्हें कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा था मान। उन्हें किसी ने बचाया और सही सलामत घर पहुंचाया। हम उस शख्स के एहसानमंद हैं, लेकिन माही को कोई किडनैप क्यों करना चाहेगा, हमें समझ नहीं आ रहा। वो परेशानी से बोली तो जरमान ने उसका सांवला सलोना चांद सा चमकता चेहरा देखा जिस पर परेशानी वाज़ेह थी। माही को किडनैप करने वाला शहरोज़ गाजी है, जरमान ने कहा और नूर पर हैरतों के पहाड़ टूटे। आंखें फटी की फटी रह गई। शहरोज़ गाजी की नज़रों में माही आ गई है, इसलिए ये उसने दूसरा हमला करवाया उस पर। वो बोल रहा था जब नूर बस नफ़ी में सर हिला रही थी। आंसू लड़ियों की सूरत बह रही थे। नहीं मान, वो हमारी बहन है, कुछ करें प्लीज़, वो आदमी बहुत ख़तरनाक है, प्लीज़ हमारी बहन को बचा लें। वो रोती हुई बोली। उसे अब समझ आया था उसकी बहन इतनी खौफजदा क्यों थी। सनशाइन, माही सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बहन है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो उस वक्त रोती लड़की को यकीन दिलाने लगा जो खुद रोती थी तो उसका दिल भारी कर दिया करती थी। वैसे भी शहरोज़ गाजी को अब हमारे शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता, उसे नहीं पता चल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें अब खोखली हो रही हैं। लेकिन इससे पहले हमें माही की हिफाजत करनी है। फिलहाल वो बिला ज़रूरत अब घर से बाहर ना निकले और यूनिवर्सिटी में भी फ़िलहाल वो ना जाए, यही बेहतर है। बाकी सब मैं देख लूँगा। वो आंसू रोक वो उसको रोते हुए देख समझाते बोला तो वो तेज़ी से सर इस बात में हिला गई। हमें बहुत डर लग रहा है मान, माही को कुछ नहीं होना चाहिए, हम मर जाएंगे प्लीज़। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली कि जरमान खान के दिल को कुछ हुआ। सनशाइन, यूँ मिन्नत नहीं किया करो, हुक्म किया करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसे, यकीन रखो मुझ पर। मेरी जान से बढ़कर भी उसे बचाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जरमान खान उसे यकीन दिलाते बोला जिसके चेहरे पर हवा के दोष पर लटें फिसलती हुई आ रही थीं और उस पर भीगी आंखें उसे मजीद हसीन बना रही थीं। लेकिन जरमान खान के लफ्ज़ उसका दिल दहला गए थे। नूर के लिए उसकी जलन भी मायने रखती थी, वो उसे कैसे बताती। नूर खामोशी से सर झुका गई। आंसू साफ करो चलो और उसका ख्याल रखो, वो बहुत डरी हुई होगी, तुम्हें उसे संभालना चाहिए। जरमान ने उसके भीगे चेहरे को देखते कहा तो वो अपने हाथों की पुस से आंखें साफ कर गई। चलो घर चलते हैं, ठंड काफ़ी हो गई है, जरमान ने उसकी सुर्ख नाक देखते कहा जो रोने और ठंड से बहुत सुर्ख हो गई थी। नूर ने इस बात में सर हिलाया तो वो खामोशी से सर इस बात में हिलाती उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ गई थी। हेलो, कैसा है मेरा बेटा? जरमान ने फ़ोन उठाया तो अपनी माँ की तड़पती आवाज़ सुनता आंखें बंद करके सर झुका गया। मैं ठीक हूँ मोरे, आप रो क्यों रही हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जरमान ने फिक्रमंदी से पूछा। उसे अपनी माँ का लहजा भीगा हुआ सा लगा था। यकीनन वो फिर उसकी याद में रो रही थी। जब एक माँ को अपने बेटे से मिले महीनों गुजर जाएं तो वो रोए नहीं तो और क्या करेगी। वो मज़ीद आंसू बहाते बोली तो जरमान के दिल को कुछ हुआ। मोरे ऐसी बातें ना करें, आपको पता है ना मैं इस केस को ख़त्म करके ही आपके पास आ पाऊँगा, वो उन्हें समझाते बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, इस केस में चाहे साल लग जाएं, तू हमेशा यही कहता आया है, मुझे तुझसे मिलना है बेटा, मेरे पास आ जा। वो मिन्नत करते अंदाज में बोली तो जरमान को शर्मिंदगी सी हुई अपनी माँ की तड़प देखकर। वो मज़ीद तड़प उठा था। मोरे, वो अभी कुछ बोलता कि अपनी मोरे की बात पर रुका। जब तेरी मोरे मर जाएगी ना तेरी याद में, तभी आ जाना फिर एक ही बार, या फिर तब भी मत आना। वो रोती हुई गुस्से से बोली कि जरमान को लगा उसका किसी ने दिल दबोच लिया। कैसी बातें कर रही हैं मोरे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो,
आप मुझे कमज़ोर कर रही हैं, ज़रमान ने तकलीफ दे लहजे में कहा। वो खुद अपनी माँ को सीने से लगाने के लिए तड़प रहा था। मान मेरे बच्चे, कुछ दिन के लिए आजा मेरे पास बेटा, वो दोबारा मिन्नत भरे लहजे में बोली तो ज़रमान से अब कुछ भी कहना मुश्किल हुआ था। वो इस तरह हर चीज़ को छोड़कर भी नहीं जा सकता था और अपनी माँ को इनकार भी नहीं कर सकता था। मोरे, मैं अभी कैसे, ज़रमान ने कुछ कहना चाहा लेकिन अल्फाज इनकार में न निकल सके। ठीक है, तुम मत आ, वहाँ रह और अपनी माँ की मौत का इंतज़ार कर, वो गुस्से से कहती फ़ोन बंद कर गई थी जबकि अपने लफ्ज़ों से ज़रमान का दिल चीर गई थी। वो मोरे मोरे करता रह गया लेकिन अब फ़ोन बंद हो चुका था। वो उस वक्त पुलिस स्टेशन में था और ये सब बातें उसे मज़ीद डिस्टर्ब कर गई। वो मज़ीद परेशान होने लगा। आखिर करता तो क्या करता। इस शहर ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था लेकिन यहाँ सारी ज़िंदगी भी नहीं रह सकता था। और सबसे बढ़कर माही, हाला, नूर और आली, उन तीनों को कैसे अकेला छोड़ देता। वो ये कर ही नहीं सकता था, वो भी इस मुश्किल वक्त में जहाँ हाला को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो अपने सर को झुकाए मुट्ठी में कैद करता बालों को आंखें बंद कर गया। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल मोड़ पर आकर अटक चुकी थी। ना वो आगे बढ़ सकता था और न कदम पीछे हटा सकता था। वो कब से उसे कॉल्स कर रही थी लेकिन सुबह से दोपहर हो चुकी थी। यारम ने उसका फ़ोन तीसरी बार काट दिया था। वो फ़ोन हाथ में दबोचे कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थी लेकिन न जाने कैसी बेसुकूनी थी जो रगो पै में सिरायत करती उसका सांस लेना मुहाल कर रही थी। उसे रोहा से कोई सरोकार नहीं था। ये बात सब जानते थे कि अरीशा राना से ज़्यादा हमदर्द और खामोश लोगों के लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन रोहा खावर के लिए उसके दिल में किसी किस्म की हमदर्दी नहीं जाग रही थी। और उसकी दो वजूहात थी। पहली ये कि वो घर छोड़कर अपनी मर्ज़ी से भाग कर गई थी और दूसरी ये कि वो यारम की पसंद रह चुकी थी। ये दोनों चीज़ें मिलकर अरीशा की हर नरमी को मार चुके थे। वो काउच पर आकर बैठी और यारम को दोबारा फ़ोन मिलाया तो बेल जाती रही लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगली ही बेल पर वो फिर फ़ोन काट चुका था। अरीशा का पारा हाई हुआ तो वो कैसे कैसे उसका फ़ोन काट सकता था। वो कम से कम वो उसे फ़ोन करके सिचुएशन तो बता सकता था या बस इतना ही कह देता कि फ्री होकर बात करेगा। लेकिन यारम ने उसका चौथी बार भी फ़ोन काट दिया था। वो अपने दांत भींचते अपने गुस्से को मुश्किल से कब ज़ब्त किए बैठी थी। वो अपने दांत भींचते गुस्से को बमुश्किल ज़ब्त किए बैठी थी जब उसका फ़ोन बजा। चेहरे पर अचानक इत्मीनान छाया, ये सोचकर कि यारम की कॉल होगी। लेकिन वो सुकून फिर गारत हुआ ये देखकर वो यारम का फ़ोन नहीं था। वो कई लम्हे गुस्से पर काबू पाती फिर फ़ोन उठा गई। हेलो अरीशा, हाउ आर यू? शेज़ की आवाज़ पर उसने खुद को रिलैक्स किया। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरीशा ने आंखें बंद किए कहा जबकि एक हाथ अब सर पर जाकर उसे मसलने लगा। मैं ठीक हूँ लेकिन तुम तो बिल्कुल बदल गई हो यार। शादी हो गई है तो क्या हर चीज़ से कता ताल्लुक़ कर लोगी? शैज़ की बात पर उसने माथे पर बल डाले और गुजरे दिनों की बाबत सोचा कि किस तरह उसने यारम के लिए खुद को बदल लिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस शादी के बाद लाइफ थोड़ा मसरूफ़ हो गई। अरीशा ने नज़रअंदाज करते कहा। ओह सीरियसली, तुम शादी के बाद मसरूफ़? कहीं घरदारी संभालने का तो नहीं सोच लिया? मशहूर मॉडल अरीशा राना ने। ओह सॉरी अरीशा, यारम सुल्तान ने। शैज़ का मजाकिया लहजा सुनते उसके माथे पर बल पड़े। तो इसमें गलत बात क्या है? अगर मैं अपनी मैरिड लाइफ को टाइम देना चाहती हूँ तो इट्स नॉर्मल। अरीशा ने उसकी बात में जवाबन ठहरते लहजे में कहा तो शैज़ ने मुख्तसर सा कहका लगाया। वो सब तो ठीक है लेकिन क्या हर चीज़ से कट जाओगी? तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ एक डिनर करना चाहती है इसलिए तुम्हें फ़ोन भी करती है, लेकिन तुम तो यारम सुल्तान के लिए पूरी दुनिया को इग्नोर कर रही हो। अरीशा राना किसी के लिए अपनी ज़ात मिटा दी, ऐसा हो सकता है? तुम ऐसी तो ना थी। वो जताते लहजे में बोला तो अरीशा का खून खोला। ये सच था कि वो यारम के लिए पूरी दुनिया को आग भी लगा देती, लेकिन वो उसे आज से पहले की तरह लेकिन वो उसे आज से पहले दिन की लेकिन वो उसे आज भी पहले दिन की तरह नज़रअंदाज करता था। एक पल में आसमान पर बिठाता तो दूसरे पल ज़मीन पर भी गिरा देता। अरीशा की गुस्से से आंखों में नमी छाई। वैसे अगर आज तुम फ्री हो तो कॉफ़ी पर मिलो ताकि बैठकर कुछ बातचीत हो सके। तुम्हारी टीम लास्ट मीटिंग करना चाहती है तुमसे। शैज़ ने बहुत नाजुक वक्त में ये पत्ता फेंका था। अरीशा ने जबड़े भींचे, उसे नज़रअंदाज कर रहा था और वो भी रोहा के लिए। हाँ ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं कैफ़े में, अरीशा ने जज्बाती फ़ैसला लेते कहा और फ़ोन बंद किया। दिमाग ने काम तो करना छोड़ दिया था। ये भी नहीं सोचा कि वो किसी गैर मर्द से मिलने जा रही है और अगर उसकी भनक भी यारम तक पहुंची तो वो उसके जिस्म से सांस खींच लेता। बस सर पर एक ही बात सवार थी कि यारम उसे इग्नोर कर रहा है और किसके लिए इग्नोर कर रहा है, तो फिर वो उसकी बात क्यों मानती।
अरीशा ने मोबाइल उठाया जहाँ शैज़ का मैसेज आया था, जिसने उसे कैफ़े की लोकेशन भेजी थी। अरीशा ने खुद को आईने में देखा जहाँ वो सब्ज़ रंग की घुटनों को छूती फ्रॉक और गोल्डन प्लाजो में थी। गले में दुपट्टा डालते उसने बैग उठाया और बाहर निकलने लगी, जब अचानक ज़हन में वो वक्त आया जब यारम उसे फार्म हाउस से पहली बार घर लाया था। उसने उसे सर पर दुपट्टा ओढ़ाया था और उस पर चादर। अरीशा के कदम बेख्तियार रुके। यारम का उस दिन का रूप याद करते वो कबर्ड की तरफ बढ़ती, शॉल निकालते, गले से दुपट्टा निकालते सर पर डाल गई। उसके ऊपर से शॉल लेते उसने पर्स उठाया और नीचे की तरफ बढ़ी। सना बेगम को कमरे में सुलाया था उसने, और हानम भी उनके साथ ही थी। घर में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी तो वो भी खामोशी से निकल गई। अकरम भाई, ड्राइवर कहाँ है? अरीशा ने अकरम को देखते कहा तो वो उसे ऐसे अकेले जाने के लिए तैयार देख हैरान हुआ और नज़रें झुका गया। वो बीबी जी, आप कहीं जाएंगी? अकरम के सवाल पर अरीशा ने सरस बात में हिलाया तो अकरम ने परेशानी से माथा मसला। बीबी जी, यारम साहब का फ़ोन तो नहीं आया? वो फिर अरीशा से बोला तो उसके माथे पर बल पड़े। मैं आपके साहब की बीवी हूँ, मेरा हुक्म मानना भी आप पर फ़र्ज़ ही है। मैंने कहा ना ड्राइवर को बुलवाएं। अरीशा ने इस बार सख्ती से कहा तो अकरम मज़ीद बौखलाया था। बीबी जी, बात को समझें, मेरी जॉब का सवाल है। यारम साहब के हुक्म को नहीं टाल सकता, वो बहुत गुस्सा होंगे। वो अब उससे मिन्नत करता हुआ बोला तो अरीशा ने जब से मुठियाँ भींची और पोर्च की तरफ बढ़ती गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर खुद जा बैठी। अकरम कदरे हैरान हुआ उसकी इस हरकत पर। गार्ड, गेट खोलो फ़ौरन, अरीशा ने सख्ती से कहा तो वो परेशानी से अकरम को देखने लगा। इसे मत देखो और दरवाज़ा खोलो, वरना मैं अभी के अभी इसी वक्त जॉब से निकाल दूंगी तुम्हें। अरीशा घुर्राई के गार्ड ने तेज़ी से सरस बात में हिलाया। जी बीबी जी, वो कहता फ़ौरन गेट खोल गया, जबकि अरीशा जन से वहाँ से गाड़ी भगा कर ले गई। पीछे अकरम ने यारम को फ़ोन लगाया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। यारब, मुझे यारम साहब के कहर से बचाना, वो परेशानी से दुआ करता बार बार यारम का फ़ोन मिलाने लगा जो नहीं उठाया जा रहा था।